तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने समझी मैनेजमेंट की डेफिनेशन। और मैनेजमेंट को हम यहाँ पे 3 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं बेसिकली उस वर्ड को, मैनेज प्लस मैन प्लस टी, कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, तो बेसिकली हम क्या मैनेज कर रहे हैं? हम वहाँ पर मैनेज कर रहे हैं अपने ह्यूमन रिसोर्सेज, हम वहाँ पर मैनेज कर रहे हैं अपने फिजिकल रिसोर्सेज, अपना रॉ मटेरियल, हमारे जितनी भी मशीनें हैं वहाँ पर, बेसिकली उन सभी के बीच में एक रिलेशनशिप बनाकर हम यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब मैनेजमेंट की डेफिनेशन में मैंने एक वर्ड यूज किया था विच इज प्रोसेस। ठीक है, अब प्रोसेस का मतलब क्या है? हम कहते हैं कि मैनेजमेंट तो चलो एक ऐसी प्रोसेस है कि किसी भी काम को खत्म करना है, किसी भी काम को परफॉर्म करना है। सो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। हमारा कोई काम पूरा हो जाए उसे हमने मैनेजमेंट कह दिया। बट बिजनेस की लैंग्वेज में सिर्फ इतनी सी बात कह देने से ही मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं होता। तो हमने एक बहुत बढ़िया वाली डेफिनेशन पढ़ी दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, जहां पर प्रोसेस से हमारा क्या मतलब था कि ये कुछ हमारे प्राइमरी फंक्शंस हैं जो हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं ताकि हमारा काम कंप्लीट हो जाए। अब वो 5 फंक्शंस कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, उसके बाद अब हमने इस प्रोसेस को कैसे परफॉर्म करना है? क्या कोई पर्सन अकेला इस परफॉर्मेंस को करेगा? नहीं, हम खुद भी काम करेंगे और हम लोगों से काम कराएंगे भी। जैसे कि आप और मैं अगर आज यहाँ पर एक क्लास कंडक्ट कर रहे हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले मैं काम कर रही हूँ या सिर्फ अकेले आप काम कर रहे हैं, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। मैं खुद काम करूंगी भी और आपसे काम करवाऊंगी भी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे हमारा एक पर्पस है, और वो पर्पस क्या है कि हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं वो हमें अचीव करने हैं। बट उन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करते टाइम हमें 2 कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखना है। एक हमने देखा इफेक्टिवली और एक हमने देखा एफिशिएंटली। इफेक्टिवली बना है इफेक्टिवनेस से, और इफेक्टिवनेस का मतलब है कि आप गोल्स तो अचीव करेंगे, बट वो गोल्स कैसे अचीव करने हैं आपको? ऑन टाइम। अगर मैंने कहा कि 1 महीने का टारगेट है 1000 यूनिट बेचने का, तो वो टारगेट 1 महीने में ही अचीव होना चाहिए ना, तो उसे बोलेंगे बीइंग इफेक्टिव, कि आप इफेक्टिव हो गए, आपने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इफेक्टिवली अचीव करे। साथ ही साथ आपको उन ऑब्जेक्टिव को मिनिमम कॉस्ट के साथ भी अचीव करना है, और कम से कम कॉस्ट के साथ अपने टारगेट्स को अचीव करना ही क्या कहलाता है? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब एक मैनेजर जब अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा तो वो सिर्फ इफेक्टिव नहीं होगा, वो साथ में क्या होगा? एफिशिएंट। ठीक, फिर हमने ये एक एग्जाम्पल ले लिया था जिसमें हमने पहले सी वाले पार्ट को तो हम अलग मानते हैं। 2 मैनेजर थे हमारे सामने, ए और बी। हमने टारगेट दिया था कि हमें 30 डेज के अंदर 100 यूनिट्स बनानी है। तो मैनेजर ए ने 28 डेज में यूनिट बना ली, लेकिन उसकी कॉस्ट आई 3000 रुपए। वहीं पे मैनेजर बी ने 32 डेज लगाए टास्क अचीव करने में, लेकिन उसने 2000 रुपए की कॉस्ट में ही ये काम कर लिया था। तो मैनेजर ए कौन है हमारे लिए? उसने टाइम से काम किया ना, तो वो इफेक्टिव तो है, लेकिन उसके कंपैरिजन में उसकी कॉस्ट क्या है? ज्यादा है ना, तो वो एफिशिएंट नहीं है लेकिन इफेक्टिव है। मैनेजर बी की अगर मैं बात करूं तो मैनेजर बी ने कितने दिन लिए भाई? 32 डेज। टाइम तो ज्यादा लिया है लेकिन कम कॉस्ट में उसने काम कर दिया, तो वो एफिशिएंट तो है बट इफेक्टिव नहीं है। पर हमारा मैनेजर कैसा हो? ऐसा हो कि भाई टाइम से भी काम करे, कम से कम कॉस्ट में भी काम करे। तो हम कहते हैं कि एक नया मैनेजर हम लेकर आए, मैनेजर सी, जिसने 29 डेज में टास्क भी अचीव कर लिया और तो और 1800 रुपए कम से कम कॉस्ट में उसने उस टास्क को अचीव किया। तो हमें कैसा मैनेजर चाहिए? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने आगे क्या पढ़ा? फीचर्स। हमने फीचर्स स्टार्ट ही किए थे, ज्यादा फीचर्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर अप नहीं किए। फीचर्स को याद रखने के लिए आपको पढ़ना था गो एमसीडी पिक। अब गो एमसीडी पिक के अंदर GO का मतलब था गोल ओरिएंटेड, M से मतलब था मल्टी डायमेंशनल, C था हमारे पास कॉन्टिन्यूअस, D से है डायनामिक, P से है परवेसिव, I से है इंटेंजिबल फोर्स और G से है ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पहले 3 ही कवर किए थे, जिसमें सबसे पहला था हमारे पास गोल ओरिएंटेड, जिसमें हमने ये समझा कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्यों? अगर आज हम किसी भी तरीके का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमने सेटअप किया, उस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के पीछे हमारा कोई तो गोल होगा ना।
हमने ये बिल्डिंग खरीद के रखी, इसके पीछे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है कि इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी है या गुड्स हमें यहाँ पर बेचने हैं, कुछ तो हमारा पर्पस होगा ना। हमने एक हॉस्पिटल का सेटअप किया है तो उसके पीछे भी हमारा कोई ना कोई पर्पस होगा। तो हर एक मैनेजमेंट किसी ना किसी पर्पस को सेटिस्फाई करने के लिए होता है, एक गोल को अचीव करने के लिए होता है, और मैनेजमेंट की प्रोसेस फिर उसी गोल के लिए काम करना शुरू करती है। इसीलिए मैनेजमेंट को बोला गया दैट इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक, फिर उसके बाद सेकंड हम लोगों ने पढ़ा कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होती है। अब मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है, इसका मैंने आपको मतलब उससे समझाया था कि मैथ्स में आप 2D 3D ज्योमेट्री पढ़ा करते थे, है ना। तो 2D ज्योमेट्री का मतलब क्या होता था कि दो ही उसके एलिमेंट्स थे उस टाइम पे, एक x और एक y। जब आपने 3D ज्योमेट्री पढ़ी तो वहां पर एक और एलिमेंट आ गया z के नाम से, है ना। हम अपने मैनेजमेंट को भी यहां पर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब करते हैं कि मैनेजमेंट भी मल्टी डायमेंशनल है। जब हम मैनेजमेंट की प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो कोई एक काम नहीं कर रहे हैं हम वहां पर मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, और वो मल्टीपल टास्क हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करे। एक तो हमारे लिए है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कि सबसे पहले इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्रोसेस के अंदर हम अपने काम के बारे में सोचते हैं कि हमें क्या काम करना है। तो जो हमने यहाँ पे गोल सोचा होगा ना, उसी गोल को हम अपने वर्क में ट्रांसलेट कर देंगे कि अगर हमने हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स को ट्रीट करना है, ये हमारा गोल है, तो यही हमारा काम भी है। हम सर्विस यही प्रोवाइड करेंगे कि हम यहाँ पर पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने गोल सेट किया है उस गोल को ही अपना काम बना लेना। ठीक, फिर उसके बाद हम दूसरा काम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काम तो हमने सोच लिया कि क्या करना है, बट किससे कराएंगे, लोगों से ना। तो दूसरा एलिमेंट निकल कर आया मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ हमें अपने लोगों को मैनेज करना है। अब लोगों को मैनेज कैसे किया जा सकता है, हर कोई पर्सन अलग माइंडसेट का है ना, तो लोगों को मैनेज करने का तरीका भी अलग होगा। तो 2 तरीके सोचे हमने कि यार देखो, कई बार क्या होता है कि कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, जो एम्प्लॉयज है, उनकी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि सबके साथ डिस्कस नहीं किया जा सकता। जैसे स्कूल में भी टीचर नहीं करती ना, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सबके सामने डिस्कस, वो कहते हैं कि चलो अलग से आपसे बात करेंगे। तो ये होता है डीलिंग विद द एम्प्लॉय एज एन इंडिविजुअल। हम अपने हर एक एम्प्लॉय को एक अलग व्यक्ति समझते हुए उसकी हर एक प्रॉब्लम को अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या हुआ, डीलिंग विद द पीपल एज अ ग्रुप। हम उन्हें ग्रुप में एक साथ लेकर चल रहे हैं, तो ये भी काम करना हमने मैनेजमेंट के अंदर। फिर तीसरा काम हमने क्या करा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब हमने जो काम सोचा है मैनेजमेंट ऑफ वर्क में, और जो लोग हम लोगों ने यहाँ पर साथ में ले लिए हैं, उनकी मदद से हम यहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, यानी कि काम करना शुरू करेंगे। कुछ इनपुट होंगे, उनको आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो इसीलिए हमने बोला मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा था दैट मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तब तक आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना। अब जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ाया सेशन 2025-26 के लिए, वो सेशन एंड हो गया, तो अब हम तैयारी कर रहे हैं 2026-27 के लिए। अब हमारा मैनेजमेंट, हमारी प्रोसेस अब इस चीज के लिए काम करना शुरू करी है। अब हम फिर से कुछ प्लान कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्टाफ रख रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, और एंड में देखेंगे कि क्या रिजल्ट है कंट्रोलिंग की हेल्प से। तो मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये 3 ही कवर अप किए थे। अब हम बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ, विच इज डायनामिक। और बहुत ध्यान से समझना क्योंकि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, पहली बात तो ये वर्ड जो है, ये जो लिखा है आपके सामने डायनामिक, इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा मैनेजमेंट एक डायनामिक प्रोसेस है। अब यहाँ डायनामिक से मतलब होता है चेंज। डायनामिक का मतलब क्या है, चेंज, कि मैनेजमेंट ना बदल जाता है। कब बदल जाता है, जैसे लोग बदल जाते हैं, जैसे मौसम बदल जाता है, वैसे ही हमारा मैनेजमेंट भी बदल जाता है। अब देखो, हम लोग भी तो बदल जाते हैं ना, हम लोग भी तो बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं, देखो भाई, जब हमें नहीं सच वैसे वाला बदलना नहीं कह रही अभी मैं कह रही हूँ कि देखो, हम मौसम के हिसाब से भी तो बदलते हैं। जब समर होती है तो हम समर क्लोथ्स में आ जाते हैं, जब विंटर होती है तो हम विंटर क्लोथ्स में आते हैं, जब हमें दिख रहा है कि बाहर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला लेके खड़े हो जाते हैं। तो जैसा बाहर का एनवायरमेंट है वैसे हम खुद को बदल रहे हैं ना। अब अगर मैं ठंड में गर्मियों के कपड़े पहन के खड़ी हो जाऊं तो बस मेरा हाल तो खराब हो जाएगा, फिर पता नहीं मैं तुम्हें अगले साल मिलूं या ना मिलूं, है ना। ऐसा कुछ हो सकता है हमारे साथ।
तो क्या मैनेजमेंट भी एक जैसा चल सकता है हमेशा? 10 साल से मैनेजमेंट एक जैसा ही चल रहा है, हम कुछ बदलाव ही नहीं कर रहे। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने खुद को वक्त रहते नहीं बदला, वो आज गायब हो चुकी हैं। आप सभी लोगों ने, नहीं नोकिया तो चलो अभी हाल फिलहाल वाला ही एक एग्जाम्पल है। आप सभी लोगों को पता है कि एलजी के मोबाइल फोन्स आया करते थे, इस्तेमाल किए हैं? कभी इस्तेमाल मौका ही नहीं मिला ना तुम लोगों को, क्योंकि जब तक तुम उसे इस्तेमाल करने की पोजीशन में आए वो गायब हो गए। क्यों? आज नोकिया के फेलियर के पीछे भी क्या रीजन है कि उसने खुद को अपने हिसाब से नहीं बदला, उसने एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को नहीं बदला। भाई यहां पर एंड्रॉयड का जमाना था, एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स का जमाना था। हर एक मोबाइल फोन कंपनी हर आए दिन एक नया मॉडल लेकर आती है, उसमें नए नए फीचर्स ऐड ऑन करती है। लेकिन नोकिया कहता है कि नहीं, मैं तो अपने हिसाब से ही काम करूंगा, मैं तो विंडोज फोन ही बनाऊंगा। तो उसका क्या रिजल्ट निकला आज हम सब लोगों के सामने? वही जो आज हम सब लोग देख रहे हैं। एट द सेम टाइम आप लोगों को पता है एक ओनिडा नाम से कंपनी थी, क्या आया करते थे वो, इलेक्ट्रॉनिक के एरिया में बहुत कह सकते हो कि एक टाइम पर लीडर कंपनी थी। पर आज ओनिडा कहाँ है? आज ओनिडा भी कहीं पर नहीं है। क्यों? क्योंकि वही सारी कंपनीज है जिन्होंने वक्त रहते खुद को नहीं बदला। तो इसलिए मैनेजमेंट को बोला गया कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो डायनामिक है, जो चेंज हो जाती है, कि जैसी सराउंडिंग होगी, जैसा हमें लगेगा कि अब हमारा एनवायरमेंट चल रहा है, जो जैसे बाकी के लोग बिजनेस कर रहे हैं, हमें भी खुद के अंदर उसी तरीके के चेंजेस लाने होंगे। सैमसंग एक टाइम पे बटन वाले फोन बनाता था ना, कीपैड वाले फोन, वो भी तो आया एंड्रॉइड्स में, और आज टच पैड वाले फोन आ रहे हैं, और भी बहुत सारे मतलब फीचर्स ऐड ऑन लोगों ने मोबाइल फोन्स में कर लिए है। तो भाई एक बात बताओ, अगर सैमसंग अपने आप को नहीं बदलता तो क्या आज वो अदर कॉम्पिटिटर्स को टक्कर दे पाता? नहीं ना। आप देखो ना सैमसंग कितने नए नए फोन्स लेकर आता है हर आए दिन। तो ये रीजन है कि वो खुद को बदल रहे हैं। तो मैनेजमेंट यही कहता है कि डायनामिक हो जाओ, बदल जाओ, जैसे लोग होते हैं वैसे तुम भी बदल जाओ। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आता है परवेसिव। अब परवेसिव क्या है? परवेसिव के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं यूनिवर्सल, और इसका मतलब क्या होता है? एप्लीकेबल टू एवरीवेयर। मैं परवेसिव को कुछ इस तरीके से समझाती हूं कि आप ऊपर वाले को हम सभी लोग मानते हैं, मेरे को तो ऐसे लगता है कि हम सभी लोग मानते हैं भाई भगवान हर जगह, हम कहते हैं ना भगवान हर जगह है, रूप अलग है, आप किसी फॉर्म में मानते होगे, मैं किसी फॉर्म में मानती होंगी, लेकिन वो हर जगह। हम कहते हैं ना, ऐसा हम लोगों ने सुना भी होगा बड़ों के मुंह से कि भगवान तो जहां आप हो वहीं है, आपके दिल में ही भगवान है, यानी कि वो हर जगह पर है। इन अ सिमिलर मैनर मैनेजमेंट हर जगह पर है, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, पब्लिक है, प्राइवेट है, किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पर मैनेजमेंट होता है भाई। आप अगर अपने गली मोहल्ले के किसी ग्रोसरी स्टोर पर जाते होगे ना, मैनेजमेंट वहां पर भी है। आप अगर किसी मेडिकल स्टोर पे अगर कोई मेडिसिन खरीदने के लिए जा रहे हो, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट वहां पर भी है भाई, वो भी अपनी दुकान खोलकर बैठता होगा, एक टाइम पीरियड उसने भी डिसाइड कर रखा होगा कि इस टाइम पे मैं आऊंगा, दुकान खोलूंगा, इस टाइम पे बंद करूंगा, इतने लोग मेरे साथ काम करेंगे, मैं अपना स्टॉक कैसे मेंटेन करके रखूंगा, कब मुझे ऑर्डर देना है, कब मेरे पास उस ऑर्डर की डिलीवरी आएगी, वो सारी चीजों को पहले देख कर रख रहा है ना। तो ये सब भी मैनेजमेंट होता है। तो छोटे से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज में मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है। हाँ, उसको करने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि भगवान हर जगह अलग अलग रूप में है और उसको पूजने का तरीका हर किसी का अलग है। इन अ सिमिलर वे मैनेजमेंट को की प्रोसेस को परफॉर्म करने का तरीका अलग हो सकता है। जापान का मैनेजर, जर्मनी का मैनेजर, इंडिया का मैनेजर अलग अलग तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, बट कर क्या रहे हैं? मैनेजमेंट की प्रोसेस को ही फॉलो। ठीक है, उसके बाद 6th आता है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। अब इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है मुझे बताओ? जिसको हम देख छू नहीं सकते, है ना। हमारे अंदर भी कोई एक चीज है कि जो इंटेंजिबल है। अगर वो चीज ना हो और वो इंटेंजिबल वाली चीज ना हो ना, तो लोग हमें पगला घोषित कर देते हैं। अरे फीलिंग्स के बिना पगले हो जाते हैं क्या? हैं? बताओ, फीलिंग्स के बिना पगले हो जाते हैं? बोलो बोलो भाई। हमारी नॉलेज, हमारा दिमाग, कहते नहीं है अरे इसमें तो दिमाग ही नहीं है, ये तो पागल है ना। दिमाग देख पाते हो क्या बाहर से? नहीं ना।
लोगों के सामने वाले की एक्टिविटीज से तो जज करते हो कि भाई ये पगला है या नहीं है, ये पगली है या नहीं है, ये नासमझ है या समझदार है, कैसे जज कर पा रहे हो उसकी एक्टिविटीज से ना कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अब मैनेजमेंट के लिए भी हम लोगों ने ये बात कह दी कि मैनेजमेंट भी एक इंटेंजिबल फोर्स है, क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास में ये बात क्लियर कर दी थी कि मैनेजमेंट कोई लोग नहीं है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अब वो इंटेंजिबल है, उसको आप देख छू नहीं सकते, उस प्रोसेस को फील कर सकते हो, उसकी प्रेजेंस से पता लगा सकते हो कि मैनेजमेंट कैसा है। अब हमारे वेदांश जी अभी हाल फिलहाल में ही अपनी सहेली को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, ठीक है। सोचा तो था इन्होंने कि अच्छा सा उसके सामने एक बनाऊंगा, अपना एक इमेज बनाऊंगा, बढ़िया से रेस्टोरेंट में लेकर गए। बट अब क्या हुआ, उस दिन इनकी किस्मत खराब थी कि मैनेजमेंट का थोड़ा सा स्टाफ कम था उस दिन। बेचारे को 15 मिनट हो गए वहां बैठे बैठे, कोई आके पूछ ही नहीं रहा इन्हें, पानी तक पूछने के लिए कोई नहीं आया, मेन्यू कार्ड तो बाद में ही आएगा, पानी तक पूछने के लिए कोई नहीं आया। तो जो सामने इनकी सहेली थी उन्होंने तुरंत बोला, ये वेदांश तुम मुझे पहली बार लेकर आओ और कहां लेकर आए, यहाँ का तो मैनेजमेंट ही खराब है। और गुस्से में मैडम चली गई और बेचारे पीछे पीछे जाने पड़ा इनको उनके। अब उन्होंने कैसे कह दिया कि मैनेजमेंट खराब है, आपकी सहेली ने कैसे कह दिया भाई मैनेजमेंट खराब है, आप बताओ क्या फील किया उन्होंने, क्योंकि उन्हें सर्विस नहीं मिली, है ना। अब वेदांश जी अभी हाल फिलहाल में किसी एक स्टोर पे गए थे कुछ सामान खरीदने के लिए, वहां इन्होंने देखा कि 2 एम्प्लॉय खड़े हुए लड़ रहे थे, बहुत कियोस चल रहा था उनके बीच में, डिस्प्यूट्स चल रहे थे, और इस चक्कर में पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम सफर हो रहा था कि कस्टमर वहां खड़े हुए थे, बिलिंग काउंटर वाला और एक सेल्समैन आपस में लड़ रहे थे, अब बिल हो ही नहीं पा रहा था, कस्टमर की लाइन लगी हुई थी। तो फिर हमने क्या बोल दिया कि भाई मैनेजमेंट खराब है। तो फील कर लिया ना आपने, कैसे, तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हो उसकी प्रेजेंस से। कैसे, अगर ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कियोस है, आपके एम्प्लॉयज आपसे खुश नहीं है, तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि मैनेजमेंट कैसा है, अच्छा है या खराब है, ठीक है। तो इंटेंजिबल फोर्स का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद 7th है हमारे पास, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैंने स्टार्टिंग में बात बोल दी डेफिनेशन में, इट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स। मैं खुद भी काम करूंगी, आपसे भी काम कराऊंगी, मैं अकेले थोड़ी काम करूंगी। आपके स्कूल का प्रिंसिपल पहले सुबह खड़े हो जाता है गार्ड बनके कि आओ बच्चों अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। जैसे तुम्हें अंदर कर दिया तो रिसेप्शन पे बैठ जाता है, लाओ फीस जमा करो, फी कलेक्ट करना शुरू कर देता है, फिर जाके पीरियड की बेल भी बजा के आता है, फिर क्लासरूम में खुद पढ़ाने भी पहुंच जाता है। सारे काम वो अकेला कर रहा है क्या? नहीं, उसने अपनी पूरी टीम रेडी कर रखी है कि वो खुद तो एसी वाले कमरे में जाके बैठता है और जो मजदूर उसने टीचर रखे हुए अपने स्कूल में वो सारे बेचारे काम करते रहते हैं, ठीक है। तो पूरी टीम है ना, ग्रुप एक्टिविटी है, लेकिन सारे के सारे लोग मिलकर एक ही तो काम कर रहे हैं, सक्सेसफुली स्कूल को चलाने का काम कर रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, जो उनका मेन पर्पज है। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसके अंदर हम टीम वर्क में काम करते हैं, सभी के इंडिविजुअल एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन दी जाती है, विच इज द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो क्लियर हो गए 7 के 7 पॉइंट्स। तो ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार बताएंगे कि सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो अब जरा मैं आपको यहां पर इन नोट्स में दिखा देती हूं कि ये हमने जो पढ़ा है अब तक वो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आ गया यहां पे मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। चलो बढ़िया, सारे ऑनलाइन वाले बच्चों ने कह दिया, समझ आ गया है। तो देखो लिखा है एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके के इंडिविजुअल्स होते हैं और हर किसी की नीड अलग अलग होती है। भाई मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को अलग पर्पज से ज्वाइन किया, आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को अलग पर्पज से ज्वाइन किया, आपने अलग पर्पज से ज्वाइन किया होगा, जितने बच्चे बैठे होंगे सबने अलग अलग पर्पज से ज्वाइन किया होगा। तो हर किसी का पर्पज अलग हो सकता है, बट every member of the group has a different purpose of joining the organization, but as a member of the organization they work towards fulfilling the common organizational goals। पर मेरा और आपका और हम सबका एक ही पर्पज है। मैं भी चाहती हूँ कि आपके अच्छे नंबर आए, आप बहुत बढ़िया नंबर से पास हो, जो मार्क्स आप अचीव करना चाहते हो आप वो अचीव कर लो। एट द सेम टाइम आप यहाँ बैठे हुए आप भी तो यही चाहते हो कि आपके अच्छे मार्क्स आए, जितने मार्क्स आप स्कोर करना चाहते हो उतने मार्क्स आपके आ जाएं। तो पर्पज हम सबका एक है, नीड अलग अलग हो सकती है, ठीक है। मतलब जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो तो हम सबका एक है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के पीछे हमारी जो पर्पज है वो अलग हो सकता है, ठीक है, नीड्स अलग हो सकती हैं। चले आगे, नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फोर्स, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो मैनेजमेंट हैज टू अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब क्या होता है? खुद को उस सिचुएशन में ढाल लेना।
अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट, कि जैसे ही इन्वायरमेंट बदलेगा हम भी खुद को बदल लेंगे भाई। अगर हम पुराने पास्ट में रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। आगे बढ़ने के लिए वेदांश पास्ट से बाहर आना होता है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, तो सक्सेसफुल होने के लिए एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ, खुद को बदलना होगा। कहाँ चले गए, वापस आ जाओ वहां से। एंड इट्स गोल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इन्वायरमेंट, तो अपने आप को बदलना होगा, अपने गोल्स को बदलना होगा इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो मैकडॉनल्ड्स ने भी आज से बहुत साल पहले से मैकडॉनल्ड्स हमारे यहाँ पर चल रहा है, तो उस टाइम पे मतलब जहां तक मुझे याद है बहुत पहले की मैं बात कर रही हूँ, 28 रुपए में जो आलू टिक्की बर्गर है वो मिल जाया करता था, 28 रुपए में मिल जाया करता था। अब कंपटीशन बढ़ा भाई, डिमांड बढ़ी, तो उसके हिसाब से मैकडॉनल्ड्स ने आज अपने मेन्यू में बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, इंटेंजिबल फोर्स है ये। और इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, विच कैन नॉट बी सीन बट इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट और इट्स इफेक्ट इज नोटिसेबल। आप नोटिस कर सकते हो उस चीज को, कैसे, व्हेन द टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, जैसा सोचा था वैसे टारगेट पूरे हो गए, एम्प्लॉयज आपके खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, और देयर इज अ ऑर्डरलीनेस इंस्टेड ऑफ chaos, यानी कि वन आफ्टर वन काम होता चला जा रहा है, किसी भी तरीके का कोई chaos, कोई कंफ्यूजन, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही लिया था। अब चलो फिर मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलो। अब हेडिंग डालिए अब आज की, objectives of management, objectives of management, जिसके लिए हम कहेंगे OPS। अब यहां पर OPS से हमारा क्या मतलब है, जो डबल O है उसमें से एक ओ हम यूज करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल के लिए और दूसरा ओ यूज होगा ऑब्जेक्टिव्स के लिए। पी से फिर हमारे पास है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, और एस से है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। अब यहां पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के ब्रैकेट में इसको एक और नाम से जाना जाता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। वैसे ये ऐसा टॉपिक है जो आपने क्लास 11th में भी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, क्लास 11th में भी था ये टॉपिक, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, these are related to the, as the name suggest, किससे रिलेट करता होगा, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता होगा, और ये भी अपने आप में 3 तरीके के होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक। उसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो रिलेटेड होते हैं एम्प्लॉयज से, यहां हम सारी बातें एम्प्लॉयज की करेंगे। और सोशल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड होता है सोसाइटी से, पूरी सोसाइटी के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, हो गया भाई यहां तक। चलो अब हो गया ना, हटा दूं। अब सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, देखो हम यहां पर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन।
मुझे अगर किसी का भला करना है ना भाई, ये मैं कहती हूँ ये दुनिया का दस्तूर है और ये एक सच्चाई है। अगर मुझे किसी का भला करना है तो उससे भी पहले मुझे खुद का भला करना होगा। अगर आज मुझे किसी को चैरिटी करनी है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर पाऊँ, तो पहले उसके लिए मेरी जेब में फाइनेंस होना बहुत जरूरी है। अगर मेरी खुद की जेब में फाइनेंस नहीं होगा, मैं खुद ही अपने ऑर्गेनाइजेशन को अगर ग्रो नहीं कर पा रही हूं, तो मुझसे जुड़े हुए लोग कैसे ग्रो होंगे। मैंने अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश कर दिया, लेकिन मेरा वो बिजनेस चल नहीं रहा, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं, क्या वो ग्रो कर पाएंगे? जब मैं उनकी सैलरी ही नहीं निकाल पाऊंगी, तो उनकी फाइनेंशियल नीड ही पूरी नहीं होगी, तो मेरे साथ चलने वाला मेरा एम्प्लॉय ग्रो कैसे करेगा? तो जब हमने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिश किए ना, तो उन ऑब्जेक्टिव को इसी चीज से रिलेट किया कि सबसे पहले ना ऑर्गेनाइजेशन खुद के बारे में सोचे। जितना ज्यादा ये ग्रो करेगा, उतना ही ज्यादा इसके साथ जुड़े हुए लोग ग्रो करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए इसीलिए हमने 3 चीजों के बारे में सोचा कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन खुद को ग्रो करने के बारे में सोचता है, तो सबसे पहले वो एक ऐसी स्टेज पर होता है जहां पर उसको सर्वाइव करना है। सर्वाइवल। आप नए नए खिलाड़ी हो मार्केट के अंदर, तुम्हारे से पहले बहुत सारे धुरंधर बैठे हुए हैं वहां पे जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और तुम सोचो कि तुम आते ही हीरो बन जाओ, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। एक ही दिन में तो रणबीर कपूर ने भी सलमान खान को बीट नहीं किया होगा इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग स्किल्स। एक ही दिन में तो नहीं हो पाया होगा ना ये काम, उसको भी लगा ना थोड़ा सा टाइम अपना नाम बनाने में। कब? पहले तो उसने सर्वाइवल ही किया होगा कहीं ना कहीं। तो बिजनेस के अंदर भी यही है कि आप आज एक बिजनेस खोलकर बैठे हुए हो, आप सोचते हो कि आपका कंपटीटर 10 रुपए में कोई सामान बेच रहा है और तुम सोचो कि तुम 12 रुपए में बेच दोगे, तो कोई आएगा तुम्हारी दुकान पे? कोई नहीं आएगा तुम्हारी दुकान पे। तो सबसे पहले हमें अपने सर्वाइवल के बारे में काम करना है। और सर्वाइवल का मतलब क्या है कि अगर आज तुम्हारी जेब से 10 रुपए निकले हैं ना सुबह खर्च करने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो शाम को लौटते समय वो 10 रुपए वापस आ जाए, तो आप सर्वाइवल की सिचुएशन में हो कि जितना पैसा आपने खर्च किया है उतना पैसा आपने कमा भी अगर लिया है, तो दैट मीन्स आप सर्वाइवल की पोजीशन में हो। तो सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? टू अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, कि आप कम से कम इतना रेवेन्यू अर्न कर लें कि आप अपनी कॉस्ट को कवर कर पा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं सर्वाइवल की सिचुएशन। ठीक है, बात समझ आ गई? सर्वाइवल क्या है? जितना पैसा आपने सुबह खर्च किया उतना शाम को वापस लेकर लौट रहे हो, तो आप सर्वाइवल की सिचुएशन में हो। पर मुझे एक बात बताओ भाई, क्या सिर्फ सर्वाइवल से काम चल जाएगा? कितने टाइम तक सर्वाइव करोगे? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना इंतजार कर लोगे? कब तक सर्वाइव करोगे? क्या तुम्हें प्रॉफिट की जरूरत नहीं है? और प्रॉफिट की सिचुएशन कब आएगी? जब अगर सुबह 10 रुपए खर्च किए हैं तो शाम को 15 रुपए 20 रुपए तुम्हारी जेब में आ रहे हैं। यानी कि जिस दिन तुम रेवेन्यू को बढ़ा दोगे अपनी कॉस्ट से, जिस दिन तुम्हारे रेवेन्यूज तुम्हारी कॉस्ट से ज्यादा हो जाएंगे, उस दिन तुम खुद को ये कह पाओगे कि तुम प्रॉफिट की सिचुएशन में हो। और प्रॉफिट जरूरी क्यों है? क्यों जरूरी है तुम्हारे लिए प्रॉफिट कमाना? बोलो। टू एक्सपेंड और ग्रो। जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो अपने बिजनेस को बढ़ाओगे कैसे? बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। और बहुत ही सीधी और साफ बात, बिजनेस कर किस ले रहा है इंसान? प्रॉफिट के लिए ना। हमने क्लास 11th में बिजनेस की डेफिनेशन में ये बात सीख ली थी कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है टू अर्न सम प्रॉफिट, जिसको हम प्रॉफिट कमाने के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज तो फिर हमारी कुछ कौन सी वाली एक्टिविटीज होती हैं जो हम प्रॉफिट के लिए नहीं करते? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर हम जब बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद चलो प्रॉफिट भी कमा लिया, तो प्रॉफिट कमाने के साथ साथ बिजनेस को बढ़ाना भी तो जरूरी है। तो अब हमें कौन सी स्टेज तक पहुंच जाना चाहिए? अब हमें पहुंच जाना चाहिए ग्रोथ की स्टेज पर। अब ग्रोथ की स्टेज पर आप पहुंच गए हो, ये बात कैसे पता चलेगी हमें? जब हमारे इंक्रीज होंगे कस्टमर्स, हमें दिख रहा है कि हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ गए। भाई आज हम 100 कस्टमर के साथ थे, कल को हम 1000 कस्टमर के साथ पहुंच गए, है ना? भाई आपने एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आज आप 10 लोगों को ही चाय बेच पा रहे थे, कल को 100 लोग आने लग गए आपकी दुकान पे चाय पीने के लिए।
1000 लोग आने लग गए, आपने एक स्टॉल लगा रखा था, अब आपने 3 अलग अलग स्टॉल लगा लिए, तो आपका बिजनेस बढ़ गया ना। चाय के साथ तुमने समोसे ही बेचने शुरू कर दिए, यानी कि कस्टमर बढ़े, या फिर क्या बढ़ना शुरू हुआ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस बढ़ गई आपकी, या फिर नंबर ऑफ ब्रांचेस आपकी बढ़ गई, या और क्या हो सकता है, आपकी जो सेल्स वॉल्यूम है वो बढ़ गई। तो जब इन सब चीजों में आपको देखने को मिल रहा है कि सब में इंक्रीमेंट आ रहा है, तो ये सारे ही इंडिकेटर्स होते हैं ग्रोथ के। ये सारे किस चीज के इंडिकेटर्स हैं, ग्रोथ के, कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। हाँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ जाए तब भी, भाई काम बढ़ा होगा तभी तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ गए, ये भी लिख सकते हैं हम। लो, लिख दिया मैंने आपके लिए। बताओ भाई, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में कोई डाउट है? समझ गए कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा? कौन कौन कितने ऑब्जेक्टिव है भाई उसके? 3, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब है इतना पैसा कमा लो कि कॉस्ट कवर हो जाए, सर्वाइव कर लो तो प्रॉफिट के बारे में सोचो, यानी कि आपके रेवेन्यूज आपके कॉस्ट से ज्यादा होने चाहिए, और उसके बाद जब प्रॉफिट आने लगे तो ग्रो करने के बारे में सोचो, और ग्रोथ के इंडिकेटर्स को देखो कि अगर आपके एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, सेल्स वॉल्यूम बढ़ रही है, प्रोडक्ट्स बढ़ने लगे हैं, कस्टमर बढ़ने लगे हैं, तो इसका मतलब आप ग्रो कर रहे हो, आपकी सक्सेस की जो गूंज है वो लोगों के कानों तक पहुंचने लगी है। ठीक है, बढ़े आगे। चलो अब आते हैं हम अपने सेकेंड ऑब्जेक्टिव की तरफ, विच इज पर्सनल। ठीक है, एक बार मैं फ्लो चार्ट दिखा देती हूँ, बच्चों को देखना है जरा। चलिए अब बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, विच इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल का मतलब क्या होता है? पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉयज। हम यहां पर अब एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो हमारा एक एम्प्लॉय है, तुम खुद सोचो, तुम कल को कहीं पे किसी के ऑर्गेनाइजेशन में मजदूरी करने जाओगे तो तुम क्या क्या ऑब्जेक्टिव साथ में लेके जाओगे? चलो आज तुम्हें मैं मजदूरी करा ही देती हूँ। मान लो तुम इंटरव्यू देने के लिए बैठे हो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में और सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहा होगा? या जब तुमने एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ी होगी तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आया होगा कि मुझे क्या चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन से? सैलरी ना। हम 6 से 7 घंटे किसी के यहाँ मजदूरी करने जाएंगे तो ऐसे थोड़ी करने जा रहे हैं मजदूरी, वहां पे मौज मस्ती करने थोड़ी जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? पैसा कमाने के लिए ना। तो किसी भी एम्प्लॉय का किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए सबसे पहली नीड उसकी क्या होती होगी? सैलरी, पैसों की नीड। तो इसीलिए उसका पहला ऑब्जेक्टिव ही यही है, बफर कर रहा है। बेटा अब सही है वीडियो और ऑडियो? तो पहली नीड है उसकी फाइनेंशियल नीड। ठीक है, तो लिखो जरा यहां पे पहली नीड फाइनेंशियल नीड। अब फाइनेंशियल नीड में वो किस चीज के बारे में सोचता है? वो सोचता है अपनी सैलरी के बारे में और पर्क्स। अब यहां पे पर्क्स तुम्हारी वो चॉकलेट पर्क नहीं है, क्या होते हैं? बोनस कह सकते हो, कुछ अलाउंसेस होते हैं, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स जैसे होते हैं, उनके बारे में यहां पर बात हो रही है कि भाई देखो सैलरी तो है, पर सैलरी के साथ साथ और क्या बेनिफिट्स मुझे मिलेंगे, वो मेरी पहली नीड है। ठीक है, उसके बाद दूसरी नीड क्या होगी भाई? दूसरी नीड बिल्कुल वर्क एनवायरनमेंट भी हो सकता है। प्लस मुझे लगता है कि मैं अगर गुजरूं किसी भी एम्प्लॉय के सामने से तो मुझे एक रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए, है ना? मेरी एक पहचान होनी चाहिए कि अच्छा देखो कंपनी का जीएम जा रहा है, ऐसा कुछ।
कंपनी का भले एम्प्लॉय भी क्यों ना जा रहा हो, हर एक एम्प्लॉय की एक कह सकते हो एक पहचान होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको एक सेल्फ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि एक वर्कर चाहे किसी भी लेवल पर काम करता हो, हर किसी वर्कर को एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इसको हम लोग यहाँ पर सोशल नीड में काउंट करते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम जुड़े हुए हैं ना, तो हमारी सोशल नीड भी पूरी होनी चाहिए। और इसे हम लोग देखते हैं पीयर रिकॉग्निशन से। अब ये पीयर का मतलब क्या होता है? बोलो। ग्रुप को बोलते हैं कि हमारे ग्रुप में हमारी पहचान। ऐसा होता है ना कि मान लो हमारे 10 लोगों का एक ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन में, हम 10 लोग हैं जो एक साथ काम करते हैं। कई बार क्या होता है अपने दोस्तों में भी 10 दोस्तों का एक ग्रुप है, पर एक ऐसा बंदा होता है उस ग्रुप के अंदर जिसकी बात सब लोग मानते हैं, है ना? ऐसा होता है ना कि यार वो जो कहता है सब लोग उसके लिए हाँ कह देते हैं। दैट मीन्स उसकी एक क्वालिटी, उसने अपनी एक पहचान बना ली, उनके बीच में एक अपना एक कह सकते हो अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनके बीच में लीडर बन गया है, एक अलग ही रिकॉग्निशन है उसके अपने ग्रुप के अंदर। तो दिस इज नोन एज पीयर रिकॉग्निशन, कि हमें हमारे काम की पहचान मिले, हमारे जॉब पोजीशन की एक पहचान हो। ठीक है, उसके बाद तीसरी नीड आती है। मैं आज इंटरव्यू दे रही हूं किसी एक कंपनी के अंदर एज अ सेल्स मैनेजर, पर मन में पता है मैं क्या सोच रही हूं कि सीईओ तू जो आज सामने वाली कुर्सी पे बैठा हुआ है ना, 2 महीने बाद देखियो जरा इस कुर्सी पे कौन बैठा होगा। मतलब कि मैं ये थोड़ी कि आज मैं अगर सेल्स मैनेजर बनने के लिए आई हूं तो मैं हमेशा सेल्स मैनेजर ही बन के रह जाऊं यहाँ पे। मुझे अपनी ग्रोथ चाहिए, प्रमोशन चाहिए, अपने करियर में एडवांसमेंट चाहिए, करियर की ग्रोथ चाहिए। तो दैट मीन्स यहां मैं पहुंच चुकी हूं उस बिजनेस के अंदर अपनी हायर लेवल ऑफ नीड पर। और हायर लेवल ऑफ नीड के अंदर हम अपने करियर ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, या मैं कहूं तो अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, प्रमोशंस के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए एक एम्प्लॉय की ये 3 तरीके की नीड हो सकती है और यही उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से मैनेजमेंट को चलाना है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करते करते एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर जाए। जैसे कि मैंने एक सेल्समैन को कहा कि सुनो, अगर तुमने इस महीने 100 यूनिट बेच दी ना तो तुम्हें टीम लीडर बना दिया जाएगा। अब 100 यूनिट बिक जाना किसका ऑब्जेक्टिव है? ऑर्गेनाइजेशन का। और टीम लीडर बनके प्रमोशन मिल जाना ये किसका ऑब्जेक्टिव था? एम्प्लॉय का, उस सेल्समैन का। तो भाई पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो गया और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो गया। ठीक है, अब भाई ये तो यहां पर तुमने कह सकते हो बेटा, लेकिन इसको हायर लेवल ऑफ नीड ही लिखना। ठीक है, तो अब ये तो तुमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच लिया और तुमने अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोच लिया, यानी कि अब तक तुम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हो, बाहर नहीं निकले उससे। अल्टीमेटली तुम्हें लोगों के साथ डील करना है, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनका तुम्हें ख्याल रखना है। कस्टमर नाराज हो गया ना तो एम्प्लॉय को खुश करते रह लो, कुछ नहीं होने वाला। सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ वहीं का वहीं रह जाएगा। अगर कस्टमर नाराज हो गया तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तुम्हारा बिजनेस, तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे ना। तो तीसरा आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, जहां पर आपको सोसाइटी के लिए काम करना है, क्योंकि सोसाइटी खुश तो बिजनेस नंबर 1 पे पहुंचा जा सकता है। अब आप सोसाइटी को कैसे खुश रखोगे? अब आप किस तरीके से सोसाइटी को खुश रखोगे? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल कॉस्ट। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे रीजनेबल कॉस्ट पे, यानी कि अच्छा प्रोडक्ट दोगे सही प्राइस पर, लूटोगे नहीं अपनी जनता को और ना ही क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करोगे। अच्छी क्वालिटी दोगे सही प्राइस पर। ठीक है, करता है। ठीक है, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना। आप सोसाइटी के अंदर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। हम यहां पर जो बात कर रहे हैं ना वो इन जनरल पूरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं,
फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं किसको, टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हमारी सोसाइटी का जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उसको हम फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, स्पॉन्सर्स कर सकते हैं, चैरिटी जैसे हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग बेसिक अमेनिटीज दे सकते हैं। अब अमेनिटीज क्या होती हैं पता है, बेनिफिट्स किसको दे सकते हैं, टू द एम्प्लॉइज। अब ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है बच्चों के लिए और सबसे ज्यादा बच्चे इसमें गलती करते हैं। अब हमने यहां पर एम्प्लॉइज के बारे में बात तो कर ली, अब एम्प्लॉइज के बारे में बात हम कहां पर करके आए हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में, बट वहां हमारी नीड क्या थी, सैलरी, पीयर रिकॉग्निशन, करियर ग्रोथ, प्रमोशन, हम इन सब के बारे में बात कर रहे थे। बट जब यहाँ पे मैं अमेनिटीज की बात करूंगी ना, तो वो अमेनिटीज एम्प्लॉय को इनडायरेक्टली मिलेंगी, यानी कि डायरेक्टली एम्प्लॉय को वो चीज नहीं मिल रही है, उससे जुड़े हुए लोगों को मिल रही है। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो यहां पर अगर फ्री एजुकेशन दे दी जाए टू दी चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बच्चे को फ्री एजुकेशन हम लोग दिलवा रहे हैं, तो अमेनिटी हुई, बेनिफिट हुआ। ये इनडायरेक्टली है, डायरेक्ट देखो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में मैं सिर्फ एम्प्लॉय के बारे में बात करूंगी कि तू मेरे यहाँ काम करता है, तुझे हम क्या देंगे। बट यहां हम अगर उसको अदर किसी भी तरीके का बेनिफिट दे रहे हैं, उसके परिवार से रिलेटेड, उसके रिलेटिव से रिलेटेड, तो वो आपका सोशल ऑब्जेक्टिव में ही काउंट होता है, ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा क्लास 11th में आप लोगों ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ा था और उसमें डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप में एम्प्लॉयज भी आते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे एम्प्लॉयज के टूवर्ड्स भी बनती है, ठीक है। और बताइए आपके दिमाग में कोई और सोशल ऑब्जेक्टिव आ रहा हो तो, ठीक है, इतने पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब मुझे बताइए कि तीनों ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर हुए या नहीं, ठीक है। अब एक बार ना इसको हम लोग अपनी नोटबुक से देख लेते हैं, अपने नोट से, फिर उसके बाद मैं ऑनलाइन वाले बच्चों का डाउट क्लियर कर दूंगी जो भी आ रहा है, ठीक है। देखो हम लोगों ने यहां से पढ़ा कि 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल जिसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। और यहाँ पर एक्रोनिम एक SOP भी है या फिर उप से भी आप याद रख सकते हो। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब था कि पहली बात तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है जहां पर आप अपने ह्यूमंस और मटेरियल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करोगे मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज के लिए। 3 होते हैं ये, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब होता है कि जहां पर आप इतना तो कमा लो कि आपकी कॉस्ट कवर हो जाए। प्रॉफिट में हम कहेंगे कि यहां पर प्रॉफिट जरूरी है, क्यों, क्योंकि हमारे पास बिजनेस में कुछ कॉस्ट है, कुछ रिस्क है। प्रॉफिट नहीं होगा तो ना कॉस्ट कवर हो पाएगी ना ही रिस्क बियर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट आपके लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव है, किसी भी बिजनेस के सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए आपको प्रॉफिट कमाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं ग्रोथ की अगर बात करूं तो ग्रोथ के लिए अगर आपको इंडस्ट्री के अंदर रहना ही है तो आपको अपने ग्रोथ पोटेंशियल को देखना होगा, जिसको आप कैसे देख सकते हो, सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ जाए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस बढ़ जाए तो आप ग्रो कर रहे हो, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बेनिफिट क्रिएट करना अपनी सोसाइटी के लिए। कैसे क्रिएट कर सकते हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे सकते हो, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दे सकते हो रीजनेबल प्राइस पर, बेसिक अमेनिटीज दे सकते हो अपने एम्प्लॉयज को, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी को, ठीक है। क्लियर यहां तक। पर्सनल ऑब्जेक्टिव 3 तरीके के हमने पढ़े, फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स और हायर लेवल नीड। फाइनेंशियल नीड में हम उसकी सैलरी और पर्क्स के बारे में बात करते हैं, सोशल नीड में हम उसकी पहचान के बारे में बात करते हैं, और हायर लेवल ऑफ नीड में हम उसकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको यहां तक, फीचर्स भी क्लियर, सारे ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर। आज के सेशन का कोई डाउट नहीं, तो एंड करें यहीं पे ही, चलो ठीक है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए कोई डाउट है तो। सबसे पहला डाउट एक बच्चे ने पूछा कि क्या था, देखना पड़ेगा ऊपर। अच्छा, हायर लेवल ऑफ नीड्स कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों पूरी करेगा, क्योंकि उसे अपने यहाँ पर अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करना है।
क्या एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होगा जो अपने एम्प्लॉयज को प्रमोट नहीं करेगा? अगर प्रमोट नहीं करेगा तो कोई क्यों ही काम करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में? ये कहना कि आज मैं एक सेल्स मैनेजर हूं, कल को मुझे सीईओ बनना है, तो ये मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं अच्छा काम करूंगी तो ऑर्गेनाइजेशन मुझे प्रमोट करेगा, ठीक है। डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी का मतलब होता है जो पिछड़ा वर्ग होता है हमारी सोसाइटी का, मतलब आप कह सकते हो जो लोअर इनकम ग्रुप्स होते हैं उनके लिए। ओके, जो नोट्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वो सारे आपको साइड बाय साइड नोट करने हैं। मेरे साथ ही आप लोगों को ये नोट्स जो है नोट डाउन करने हैं, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के साथ मैं भी लिख रही हूँ, ठीक है। और ये जो पीडीएफ आपको यहाँ पे सामने दिख रही है, ये आपको हैंडबुक की फॉर्म में फिजिकली आपके घर तक डिलीवर कर दी जाएगी। हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी आपको यहाँ पर रीड करनी है। नहीं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन सेम नहीं है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क पे सिर्फ आपने काम सोचा है कि क्या करना है, बट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में आपने काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। हाँ जो है समहाउ ऐसा हो सकता है कि तीनों ही ऑब्जेक्टिव एक साथ पूरे ना हो सकता है कभी कभी हम किसी ना किसी एक ऑब्जेक्टिव को इग्नोर करके किसी दूसरे ऑब्जेक्टिव को पूरा करें। हमने इन जनरल पढ़ा है कि किसी भी मैनेजमेंट के 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। अब वो किसको फॉलो करते हैं, किसको फुलफिल करते हैं, दैट इज अप टू दी मैनेजमेंट। पर्क्स का मतलब होता है इंसेंटिव, और बेसिक अमेनिटीज का मतलब होता है अलग से कोई अगर उनको बेनिफिट मिल रहा है, जैसे कि हेल्थ सर्विसेज अगर मिल रही है तो ये उनके लिए एक अमेनिटी है, ठीक है बच्चों। और कोई डाउट? तो एक बार थम्स अप कर देना सारे बच्चे अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है तो। इंसेंटिव का मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट, जैसे कभी कभी बोनस भी मिल जाता है। हाँ जी, अप्रैल तक आपके पास बुक आ जाएगी। चलो ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी इकोनॉमिक्स की ऑन ट्यूसडे, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों।